नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। Components of a binary mixture of two liquid A and B were being separated by distillation। ठीक है, कि स्टार के अंदर हमारे पास ए और बी का मिक्सचर था, उसके कंपोनेंट को डिस्टिलेशन से सेपरेट किया जा रहा था। आफ्टर सम टाइम द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट स्टॉप्ड एंड कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज बिकम सेम एज दैट ऑफ लिक्विड फेज। तो उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद एक ऐसी स्टेज आई कि वेपर फेज और लिक्विड फेज उनकी कंपोजिशन सेम हो गई। बोथ द कंपोनेंट स्टार्टेड कमिंग इन द डिस्टिलेट, और दोनों कंपोनेंट एक साथ डिस्टिलेट में आना शुरू हो गए, जबकि वो पहले सेपरेट सेपरेट आ रहे थे। एक्सप्लेन व्हाई डज दिस हैपन। ऐसा कब हुआ, कि ऐसे क्यों हुआ कि दोनों कंपोनेंट एक साथ डिस्टिलेट में आना शुरू हो गए। तो आप इसका आंसर क्या है, याद रखिएगा, जब भी वेपर फेज और लिक्विड फेज की कंपोजिशन होती है, इक्वल हो जाएगी, इसका मतलब उस समय क्या है, एजियोट्रॉप फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप फॉर्मेशन, तो आप बताएंगे सिंस both the components are coming in distillate, साथ साथ क्या है, the composition of vapor phase becomes same as that of liquid phase। इससे प्रूव क्या है, दिस इंडिकेट्स that the two liquids have formed एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। दोनों लिक्विड ने मिलकर क्या बनाया है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, यानी कि एजियोट्रॉप की फॉर्मेशन हुई है। और जब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा तो उसके बाद इन कंपोनेंट्स को डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, एंड एट दिस स्टेज these components can't be separated by distillation process। ये याद रखिएगा कि डिस्टिलेशन से सेपरेट करने शुरुआत में हो रहे थे, लेकिन जब बाद में वेपर फेज और लिक्विड फेज कंपोजिशन सेम हो गई, तो ऐसा कब होता है, एजियोट्रॉप की फॉर्मेशन में। और आपने पढ़ा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन टू टाइप के हैं, वन इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, सेकंड नेगेटिव। पॉजिटिव वालों में याद रखिएगा मिनिमम बॉली एजियोट्रॉप्स बनते हैं, और नेगेटिव वालों में क्या होता है, मैक्सिमम बॉली। तो जब भी एजियोट्रॉप फॉर्मेशन होगी तो लिक्विड फेज और वेपर फेज की कंपोजिशन सेम हो जाएगी, और उसके बाद जो उसमें दो लिक्विड मिक्स हैं उनको हम डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। एक्सप्लेन व्हाई ऑन एडिशन ऑफ 1 mole of NaCl to 1 liter of water the boiling point of water increases while addition of 1 mole of methyl alcohol to 1 liter water decreases its boiling point। कि भैया 1 लीटर वाटर है, पहले केस में मैं NaCl 1 मोल उसमें डाल रहा हूं, तब तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मीन जो सॉल्यूशन बन गया उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया है। और दूसरे केस में मैंने 1 मोल मिथाइल अल्कोहल डाला है 1 लीटर वाटर में, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। ऐसा क्यों? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, दोनों में ही 1 लीटर वाटर में डाल रहे हैं, तो चेक करेंगे, वन इज NaCl, दूसरे केस में क्या है, मिथाइल अल्कोहल। NaCl कैसा है, दिस इज ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और ये कैसा है, दिस इज वोलेटाइल सॉल्यूट। दोनों ही केस में क्या है, सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर है, और वाटर कैसा है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है। ठीक है, अब पहले वाले केस में क्या है, हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एक वोलेटाइल सॉल्यूट में डाल रहे हैं। तो आपको पता भी है कि whenever any non-volatile solute is added in the volatile solvent, then the vapor pressure of solution will decrease। और दूसरे केस में एक वोलेटाइल सोलवेंट को वोलेटाइल सोलवेंट वोलेटाइल सोल्यूट को वोलेटाइल सोलवेंट में ही डाल रहे हैं, तो दोनों ही वोलेटाइल है, तो यहां वेपर प्रेशर सोल्यूशन क्या, दैट विल इंक्रीज। और हम ये भी जानते हैं वेपर प्रेशर जो है इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले वाले केस में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीज, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और दूसरे केस में वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, दैट विल डिक्रीज। तो याद रखना है
कि हमारे पास सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है या वोलेटाइल है, इस पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सॉल्युबिलिटी रूल लाइट डिसोल्व्स लाइक इन टर्म्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट एग्जिस्ट इन द सॉल्यूशन। अब यहां पर सॉल्युबिलिटी रूल लाइट डिसोल्व्स लाइक, जैसे मैंने आपको बताया था लाइट डिसोल्व्स लाइक का मतलब क्या है, जिनकी नेचर आपस में मैच होती है वो एक दूसरे में ज्यादा डिसोल्व होते हैं। ठीक है, जैसे एक आपके पास पोलर कंपाउंड है और सोलवेंट, दूसरा सोलवेंट क्या है वो भी पोलर है, तो पोलर और पोलर नेचर मैच हो जाएंगे, यानी कि वे एक दूसरे में ज्यादा सोल्यूबल होंगे। जबकि उल्टा लेके चले, एक कंपाउंड पोलर है और सोलवेंट कैसा है, नॉन पोलर, तो यहां नेचर मैच नहीं कर रही, तो वे दूसरे में कम डिजोल्व होंगे, या फिर ये कहेंगे लेस सोल्युबल, या फिर कहेंगे बिल्कुल इनसोल्युबल। तो ध्यान दीजिएगा, लाइट डिसोल्व्स लाइक का मतलब क्या है, ए सब्सटेंस विच इज डिसोल्विंग इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट। ये सब्सटेंस क्या है, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसोल्व तभी होगा इफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस आर सिमिलर। ए सब्सटेंस will dissolve in a particular solvent only, डिसोल्व हो रहे हैं, ये कहें मोर सोल्युबल की बात करें, इफ intermolecular interactions are similar in both the substances। जब दोनों सब्सटेंसेस में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन एक जैसी होंगी तभी वो डिसोल्व होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पोलर गैस है NH3, ठीक है, इट इज मोर soluble in polar inorganic solvents such as water। NH3 गैस जो है वाटर के अंदर क्या है, ज्यादा सोल्युबल होगी। अब जब कि मैंने इसके मुकाबले में एक ले ली नॉन पोलर गैस, फॉर एग्जांपल CO2, अब इसकी नेचर वाटर से मैच नहीं कर रही, तो ये क्या होगी, इट इज लेस सोल्युबल, ठीक है, इन पोलर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज वाटर। ठीक है, तो यहां में देखना है दोनों की नेचर मैच करेगी तो मोर सोल्युबल होंगे, यदि नेचर डिफरेंट है तो वो कैसे होंगे, लेस सोल्युबल, या फिर क्या होंगे, इनसोल्युबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, now next question, concentration terms such as mass percentage, ppm, mole fraction and molality, they are independent of temperature, however molarity is a function of temperature। explain। की बात आती है कि मास परसेंटेज, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, ये सभी टेम्परेचर के क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि टेम्परेचर चेंज का इन पर कोई असर नहीं पड़ता, जबकि मोलैरिटी पे पड़ता है। ऐसा क्यों है, तो जरा हम इन सभी के फार्मूलाज देखते हैं। सबसे पहले पढ़ा था मास परसेंटेज, यहीं से आइडिया लग जाएगा। मास परसेंटेज जिसे परसेंटेज बाय मास भी बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या थी, मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, और फार्मूला क्या था, WB अपॉन W सोल्यूशन इंटू 100। नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन, इसकी डेफिनेशन क्या थी, मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन, तो यहां क्या था, WB अपॉन W सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन, हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, भले वो सोल्वेंट हो भले वो सोल्यूट हो, मान लो सोल्वेंट है HC, तो उसका फॉर्मूला क्या था, इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। और हम ये भी जानते हैं Na किसके इक्वलेंट था, WA अपॉन MA, और Na WA अपॉन MA प्लस NB क्या है, WB अपॉन MB। लास्ट टर्म है मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि NB अपॉन WA इन किलोग्राम, और NB को हम यदि पुट अप करते हैं WB अपॉन MB इंटू WA इन किलोग्राम। अब ये सभी टर्म तो होगी, अब देखते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी होता क्या है, जिसे कैपिटल M से शो करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो जरा हम इन चारों को देखें, मास परसेंटेज है, पीपीएम है, मोल फ्रैक्शन है या मोलैलिटी है, इन सभी के फॉर्मूले में आपने क्या देखा, या तो मास आ रहा है
मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉल्यूट, या फिर आ रहा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट। और ये मास है या मोलर मास है, इनके ऊपर टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है, दे हैव नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जबकि मोलैरिटी के फॉर्मूले में आप क्या देख रहे हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और आपने पढ़ा भी है, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है इट चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर, कि इसमें क्या है, टेम्परेचर चेंज करने से फर्क पड़ता है। तो यदि वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, मोलैरिटी के क्या है उसमें भी चेंज आएगा, मोलैरिटी की वैल्यू में। सो मोलैरिटी जो है दिस इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, बाकी सभी क्या है उसके इंडिपेंडेंट है। तो ये क्वेश्चन कई बार सीधा मोलैरिटी और मोलैलिटी के ऊपर भी डायरेक्ट आ जाता है। मोलैरिटी इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर वाइल मोलैलिटी इज नॉट। तो दोनों का आंसर ये आप सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH। आपसे पूछा है हेनरीज कांस्टेंट KH का क्या सिग्निफिकेंस है। सो आपने पढ़ा भी है, हेनरीज लॉ क्या पढ़ा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, मान लो ए ले लिया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस ए फॉर एनी गैस ए, ठीक है। तो जब इसे ओपन करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, तो क्या आया था, PA इक्वल टू KH इंटू HC, और ये KH क्या था, दिस इज कॉल्ड द हेनरीज कांस्टेंट। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ KH, तो ध्यान दीजिएगा KH जो है, फर्स्ट थिंग द वैल्यू ऑफ KH इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मान लो एक गैस है, उसके लिए टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरे केस में टेम्परेचर क्या है 30 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा KH वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। और दूसरा ध्यान रखना है KH ऑफ एनी गैस इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी ऑफ दैट गैस, यानी कि किसी गैस के लिए KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी सोलिबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। सो ये दोनों क्या है, KH का सिग्निफिकेंस है कि टेम्परेचर के डायरेक्टली है, और सोलिबिलिटी की क्या है, इनवर्सली है। Next question is question number 41. Why are aquatic species more comfortable in cold water in comparison to warm water? कि aquatic species है वो cold water में ज्यादा comfortable फील करते हैं warm water के बजाय। तो सबसे पहली बात हम जानते हैं aquatic species क्या है, जो पानी के अंदर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं, दे डिपेंड अपॉन द डिजोल्व्ड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। सो aquatic species depend upon oxygen dissolved in water for their survival, ठीक है। अब उन्हें ये ऑक्सीजन जितनी ज्यादा मिलेगी यानी उनका सर्वाइवल उतना ही इजी, और ये ऑक्सीजन जितनी कम मिलेगी उतना ही उनका सर्वाइवल डिफिकल्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इन केस ऑफ कोल्ड वाटर। वी नो इन केस ऑफ कोल्ड वाटर टेम्परेचर कैसा है, लो है। अभी अपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा KH वैल्यू क्या है, टेम्परेचर के डायरेक्टली है। इट मीन यदि टेम्परेचर लो है देन KH फॉर ऑक्सीजन गैस विल बी लो, KH वैल्यू क्या हो जाएगी उसके लिए, लो हो जाएगी। और आप जानते हैं KH और सॉल्युबिलिटी एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली, यानी कि ऑक्सीजन के लिए KH वैल्यू यदि लो है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी, हाई। सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 गैस विल बी हाई। इसका मतलब कोल्ड वाटर के अंदर ऑक्सीजन गैस जो है उसकी मात्रा ज्यादा होगी, ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, यानी कि ऑक्सीजन गैस सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगी। अब बात आती है इन केस ऑफ वार्म वाटर। वार्म वाटर में क्या है, टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई मींस KH के है वो भी हाई हो जाएगी। KH हाई होगी तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस कैसे हो जाएगी, लो। तो आप बताएंगे अब जब ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी लो है यानी कि ऑक्सीजन गैस लेस अमाउंट में है तो इसका सर्वाइवल कैसा हो जाएगा, डिफिकल्ट। तो आप बताएंगे इन केस ऑफ कोल्ड वाटर ड्यू टू लो टेम्परेचर द KH वैल्यू फॉर ऑक्सीजन गैस विल बी लो एंड इट विल इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इन दैट वाटर and the aquatic species will feel more comfortability in the cold water in comparison to the warm water. Next question. Next question है explain the following phenomena with the help of Henry's law. आपने हेनरीज लॉ की 3 एप्लीकेशन पढ़ी है, ये तीनों एप्लीकेशन वही आई हुई है। पहला है पेनफुल कंडीशंस नोन एज बेंड्स, कि पेनफुल कंडीशंस बेंड्स वाली जो आती हैं स्कूबा डाइवर के केस में, तो ऐसा क्यों होता है और इसका सॉल्यूशन क्या निकाला।
तो देखिएगा, जितने भी तो स्कूबा डाइवर्स हैं, दे डिपेंड अपॉन द कंप्रेस्ड एयर फॉर ब्रीदिंग एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। जब वो पानी के अंदर जाते हैं तो उस समय उन्हें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती, तो उस समय उन्हें क्या अपने साथ सिलेंडर्स लेके जाने पड़ते हैं, और उस सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है। दे डिपेंड अपॉन द कंप्रेस्ड एयर एंड दिस कंप्रेस्ड एयर कंटेन, फर्स्ट पार्ट को मैं बता रहा हूं, इस कंप्रेस्ड एयर के अंदर क्या है, दे कंटेन्स N2 इन एडिशन टू O2। उसमें क्या है, N2 और O2 का मिक्सचर है। अब N2 गैस जो है, दिस N2 गैस इज हैविंग द हायर पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर क्या है, हाई है। सो इट्स सोलिबिलिटी विल आल्सो बी हाई इन द बॉडी फ्लूइड्स, इसकी बॉडी फ्लूइड्स में सोलिबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, जब भी पर्सन अंदर जाएगा पानी के अंदर तो N2 ज्यादा मात्रा में मिल रही है, तो N2 गैस का पार्शियल प्रेशर हाई है, यानी कि उसकी सोलिबिलिटी हाई है, यानी कि N2 गैस पर्सन के ब्लड में और टिश्यूज में क्या है, ज्यादा डिसोल्व रहेगी। एंड व्हेन द पर्सन कम आउटसाइड, जैसे ही पर्सन सरफेस पे आता है तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब प्रेशर डिक्रीज होगा देन N2 गैस कम्स आउट ऑफ द बॉडी एंड इट विल फॉर्म बबल्स इन द ब्लड स्ट्रीम। तो N2 गैस क्या है, बॉडी के अंदर से बाहर निकलेगी और ये बबल्स बनाएगी, एंड ये बबल्स जो है, these bubbles can burst the capillaries, even capillaries को भी burst कर सकते हैं, and that condition is called bands। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, bands। तो इसका सॉल्यूशन क्या वाला है आज की डेट में, जो इनके सिलेंडर्स है, द कंप्रेस्ड एयर जो उसमें डाली है, that is diluted with the helium gas। और हीलियम गैस क्या करेगा, N2 की सॉलिबिलिटी को कम कर देगा। ठीक है, थोड़ी सी हीलियम गैस डालनी शुरू करिए, अप्रोक्सीमेटली 11.2% के आसपास है। सेकेंड पार्ट है फीलिंग ऑफ वीकनेस एंड डिस्कंफर्ट इन द ब्रीदिंग एट हाई एल्टीट्यूड। अब हाई एल्टीट्यूड पे जाने के बाद जो क्लाइंबर्स हैं वो थोड़ा वीक फील करते हैं और उन्हें ब्रीदिंग में भी अनकंफर्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, बड़ा सिंपल सा केस है। एट हाई एल्टीट्यूड, जैसे ही हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो क्या होगा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस बिकम लेस। अब जब ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा तो हम जानते हैं हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर सॉल्युबिलिटी एक दूसरे डायरेक्टली है, इट मीन सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस विल आल्सो बिकम लेस। इसका मतलब क्या है, क्लाइंबर्स की बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स है उनमें ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन के अमाउंट क्या है, कम हो जाएगा। इवन उन्हें ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलेगी, देन दिस लो ब्लड ऑक्सीजन विल कॉजेस द क्लाइंबर टू बिकम वीक। और उनकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा तो उससे क्या है, वो वीकनेस फील करेंगे एंड दे आर अनएबल टू थिंक प्रॉपरली आल्सो, एंड दैट डिसीज इज कॉल्ड एनोक्सिया। ये आपने पढ़ा भी है कि उन्हें इवन थिंकिंग में भी प्रॉब्लम आएगी, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड द एनोक्सिया। अब इसका बी पार्ट है, बी पार्ट है व्हाई डज सोडा वाटर बॉटल केप्ट एट रूम टेम्परेचर फिज ऑन ऑप्टिंग। अब सोडा वाटर की बोतल को जब हम ओपन करते हैं तो फिज साउंड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर क्यों होती है। हम जानते हैं जब भी सोडा वाटर बॉटल को देते हैं तो हम क्या देते हैं, उसके ऊपर एक कैप लगी हुई है, एल्यूमिनियम की कैप लगी है, और जो वो कैप लगाई जाती है तो वो क्या है, बहुत हाई प्रेशर से लगाई जाती है। वो क्यों लगाए जाते हैं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर के अंदर डिसॉल्व स्टेज में रहे। So to increase the solubility of CO2 in the soft drinks, the soda water bottle are sealed under high pressure। ठीक है, अब जब हम उस बॉटल को ओपन करेंगे, when that sealed bottle is opened, जैसे उस सील्ड बॉटल को हम ओपन करते हैं, then what will happen, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर पे, तो उस समय क्या होगा, द प्रेशर इनसाइड द बॉटल डिक्रीजेस। बॉटल के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होगा तो उस केस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी क्या है, वो भी डिक्रीज हो जाएगी, एंड दैट एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, द प्रेशर इनसाइड द बॉटल डिक्रीज एंड इट विल डिक्रीज द solubility of CO2 gas in soda water। और उस केस में क्या होगा, जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, एंड एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल फिज आउट, वो क्या है, उस बॉटल से बाहर निकल जाएगी फिज के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज लोअर देन दैट ऑफ वाटर। कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है उसका वेपर प्रेशर वाटर से कम क्यों जाता है। अब जरा देखिएगा, पहले वाले केस में मान लो हमारे पास सिर्फ वाटर है,
और वाटर क्या है, दैट इज ए वोलेटाइल सॉल्वेंट। और दूसरे एक सेकंड केस है aqueous solution of glucose. It means in this case glucose is dissolved in water, और वहां पर ग्लूकोज जो है दैट इज द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और वाटर क्या है यहां, सॉल्वेंट है। अब आपने पढ़ा भी है whenever any non volatile solute is added in a volatile solvent then it will not itself convert into vapor, वो खुद वेपर में कन्वर्ट होता नहीं, as well as it will reduce the escaping tendency of solvent molecule to convert into vapor, वो खुद वेपर में बदलता नहीं, और साथ साथ क्या करता है, जो सोलेंट मॉलिक्यूल जो वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं उनकी भी एस्केपिंग टेंडेंसी को कम कर देता है। तो उसकी वजह से होगा क्या, एज ए रिजल्ट वेपर प्रेशर सॉल्यूशन जो है दैट विल डिक्रीज एंड इट विल बिकम लेसर देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एंड इस लेस अमाउंट को यानी कि कितना कम होता है दैट इज कॉल्ड द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, जिसे डेल्टा पी से शो करते हैं, पी नॉट ए माइनस पी सॉल्यूशन। Now, question number 44. How does sparkling of salt help in clearing the snow-covered road in the hill areas? And explain the phenomena involved in this process. क्या आपने देखा होगा कि हिल एरियाज के अंदर जिसमें बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है तो सड़कों पर बहुत ज्यादा स्नो हो जाती है, तो उसको हटाने के लिए वहां पर क्या है, नमक का छिड़काव किया जाता है, स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम whenever salt is sprinkled over the snow covered roads then what happen, तो उस समय क्या होगा हमारे पास, it lowers the freezing point of water to such an extent, इतना कम कर देता है वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को that water does not freeze to form ice, कि वाटर फ्रीज होके आइस में ही कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इसने वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को बहुत कम कर देगा कि वाटर जो है फ्रीज होकर आइस में नहीं बदल पाएगा। तो उस केस में क्या होगा, एज ए रिजल्ट द स्नो स्टार्ट्स मेल्टिंग, स्नो क्या है, मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, एंड रोड्स गेट क्लियर, और रोड कैसी हैं, साफ हो जाती हैं। देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी आइसिंग, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी आइसिंग, यानी कि आइस को रिमूव करना, एंड जो साल्ट है इट एक्ट एज de-icing agent. The salt acts as de-icing agent. तो जैसे ही हमने साल्ट डाला तो साल्ट ने क्या करेगा, वाटर के फ्रीज पॉइंट को कम कर देगा, और इतना कम कर देगा कि, और रहने दीजिए, वाटर डज नॉट फ्रीज टू फॉर्म आइस। ठीक है, आइस ही नहीं बना पाएगा, तो जब आइस नहीं बनेगी तो रोड्स क्या है, क्लियर हो जाएंगी, एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं डी-आइसिंग, और इस साल्ट जो डाला है इसे क्या होता है, डी-आइसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नाम से पता चल रहा है, सेमी मीन कुछ चीजों को पास होने देना, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है क्या, दैट मेम्ब्रेन which allows only solvent molecules to pass through them is called semi-permeable membrane. The semi-permeable membrane क्या है, the membrane which allows only the solvent molecule to pass through it, these are called the semi-permeable membrane। और ये कहां यूज होता है, this is used in the osmosis। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन फॉर कैरिंग आउट रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस आपने पढ़ा है, उसके लिए यदि मुझे एसपीएम बनाना है सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन, तो हम क्या क्या सब्सटेंस यूज कर सकते हैं, याद रखिएगा 2 सब्सटेंसेस है, पहला है सेलुलोज एसीटेट और दूसरा है पोटाशियम
फेरोसाइनाइड। इन दोनों को हम एसपीएम के लिए यूज कर सकते हैं। यहां हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग कॉलम टाइप क्वेश्चन। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो सबसे पहले देखिए कॉलम 1 में दिया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हमें मैच करना है। सबसे पहला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम जानते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी फर्दर एडिड, यानी कि जितना मैक्सिमम डिजोल्व होना है वो डिजोल्व हो चुका हो। तो आप देखिएगा डी पार्ट जो है, ए सॉल्यूशन विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट that can be dissolved in a given amount of solvent at a given temperature, that is called saturated solution. अब दूसरा दिया है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी क्या होता है, बाइनरी मींस विच इज हैविंग द टू कंपोनेंट। तो देखिएगा सी ऑप्शन में यही दिया है, द सॉल्यूशन विद टू कंपोनेंट। नेक्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मीन सेम। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, इफ द टू सॉल्यूशंस आर हैविंग द सेम कंसंट्रेशन और सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आप देखिएगा ए ऑप्शन में जो दिया है सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये कौन सा सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक। नेक्स्ट है हाइपोटोनिक। हाइपो मीन लेस, तो हाइपोटोनिक मीन लेस कंसंट्रेशन। तो लेस कंसंट्रेशन मीन लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जिसमें सोल्यूट का अमाउंट लेस है या ऑस्मोटिक प्रेशर लेस है। तो फोर्थ का क्या आएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन क्या होगा, मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन 3 टाइप के हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। तो ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉलिड सॉल्यूशन मीन जिसमें हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट कैसा हो, सॉलिड हो। ए सॉल्यूशन इन सॉलिड फेज, दैट इज कॉल्ड द सॉलिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक। हाइपर मीन हाई, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो या कंसंट्रेशन हाई हो, यानी कि ई पार्ट। A solution whose osmotic pressure is more than that of another. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। आपको मैच करना है, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद द टाइप ऑफ सॉल्यूशन गिवन इन कॉलम 2। आपको ये चेक करना है कि इनमें से एक साइड में दिया है एग्जांपल, दूसरी टाइप में दिया है ये किस टाइप का सॉल्यूशन है। तो सबसे पहला देखेंगे सोडा वाटर। जरा चेक कीजिए किस टाइप का है। सोडा वाटर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, सो यानी कि गैस को डिसॉल्व किया है लिक्विड में। तो यानी कि फर्स्ट का क्या आएगा, ई, ए सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। नेक्स्ट है शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में क्या है, एक सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया है, यानी कि सेकंड का क्या आएगा आपके सामने देखिएगा, सी। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में हमने क्या किया है, यहां पर एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में डिसॉल्व किया है, दिस इज ए अलॉय। नेक्स्ट है एयर। एयर में क्या है हमारे पास, एक गैस को दूसरी गैस में क्या है डिसॉल्व, और हाइड्रोजन गैस इन प्लेडियम। तो ये क्या है, ए सॉल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड। यानी कि फर्स्ट का आंसर आया है हमारे पास ई, सेकंड का है हमारे पास सी, थर्ड का हमारे पास है डी, फोर्थ का हमारे पास है बी, और फिफ्थ का है ए। इसमें एक एक्स्ट्रा एग्जांपल दिया था कॉलम 2 में। नेक्स्ट है मैच द लॉज गिवन इन कॉलम 1 विद एक्सप्रेशन गिवन इन कॉलम 2। आपको फार्मूलाज हैं, एक साइड लॉज दिए हैं, दूसरी साइड फार्मूला। पहला है राउट्स लॉ। तो देखिए राउट्स लॉ का फार्मूला क्या होता है, पी सॉल्यूशन इनटू पी नोट इनटू एच से प्लस पी नोट बी इनटू एच बी। तो देखिए फर्स्ट का क्या आएगा, सी। नेक्स्ट है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या है, पार्शियल प्रेशर टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन, यानी कि ई। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसे किससे शो करता है, डेल्टा टीबी से। तो डेल्टा टीबी होता क्या है, केबी इंटू मोलैलिटी, यानी कि डी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी ए, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई किसके इक्वल है, सी आर टी ए बी। यानी कि फर्स्ट का सी, सेकंड का ई, थर्ड का डी, फोर्थ का ए, और फिफ्थ का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द टर्म्स गिवन इन कॉलम 1 विद एक्सप्रेशन गिवन इन कॉलम 2। तो टर्म 1 में कुछ टर्म्स दी हैं कॉलम 1 में, और कॉलम 2 में उनके फार्मूलाज दिए हैं। तो सबसे पहले मास परसेंटेज, अभी आपने पढ़ा था क्या होता है मास परसेंटेज, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि फर्स्ट का आ गया डी। नेक्स्ट है वॉल्यूम परसेंटेज, सेम वे से
यहां क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में क्या है, किसी भी चीज के नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करें, तो थर्ड का क्या आएगा, बी। मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्वेंट इन किलोग्राम। और लास्ट है मोलैरिटी। मोलैरिटी में ये देखिए ऊपर कंपोनेंट लिखा, कंपोनेंट ना होके यहां क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 50। आप जो स्टार्ट करने जा रहे हैं असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस, तो देखिएगा बेटा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन a statement of assertion A followed by a statement of reason R is given. Choose the correct answers. अब तक आपने सिर्फ ABCD 4 ऑप्शन पढ़े हैं, इसमें ABCD 5 है। पहला A है assertion and reason both are correct statement and reason is correct explanation. B है assertion and reason both are correct statement and reason is not correct explanation. C है assertion is correct, reason is wrong. ठीक है, और आपने ये D नहीं पढ़ा, assertion and reason both are incorrect, और ई जो है असर्शन रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट। अब आपको देखना है और आपको इसके बारे में जवाब देना है कि एबीसीडी में से क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। असर्शन दिया है मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इन लिक्विड, सॉरी, मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंजेस विद टेम्परेचर, और रीजन दिया है द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। अब आपको देखना है इसका आंसर क्या होगा, एबीसीडी ई में से क्या होगा। तो देखिए मोलैरिटी होता है क्या, आपने पढ़ा भी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अभी पीछे क्वेश्चन आया भी था कि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज हुआ तो मोलैरिटी चेंज होगी, यानी कि मोलैरिटी चेंज होती है टेम्परेचर से। और रीजन क्या है, क्योंकि चेंज क्यों होता है, वॉल्यूम में चेंज होता है, इसी वजह से मोलैरिटी चेंज, यानी कि रीजन जो है वो क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो आंसर क्या आएगा, दैट इज ए। आंसर क्या होगा इसका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। When methyl alcohol is added to water, boiling point of water increases. Reason क्या है, whenever a volatile solute is added to volatile solvent, elevation in boiling point is observed. तब आपके पास क्या है, यहां पे आपको कहा है whenever methyl alcohol is added to water, ठीक है, boiling point of water उसने क्या कहा है, इंक्रीज। जबकि हम देखें मिथाइल अल्कोहल क्या है, दिस इज a volatile solute, और वाटर भी क्या है, volatile solvent। जब किसी वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्यूट में डालते हैं तो उस केस में क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, दैट विल इंक्रीज, और वेपर प्रेशर सॉल्यूशन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल डिक्रीज। तो यानी कि रीजन क्या हो गया, ये तो गलत हो गया। यहां रीजन में दिया हुआ, सॉरी असर्शन में दिया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज, यानी कि वाटर नहीं है, ये सॉल्यूशन है, क्योंकि जब मिथाइल अल्कोहल वाटर में ऐड कर दिया तो क्या बन गया, सॉल्यूशन। यानी कि असर्शन क्या कह रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगा, जबकि वास्तव में क्या हो रहा है, डिक्रीज, यानी कि असर्शन रॉन्ग है। अब रीजन देखिए, व्हेनेवर ए वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू वोलेटाइल सॉल्वेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व, ये भी फॉल्स है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बजाय यहां क्या होगा, डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब असर्शन एंड रीजन दोनों ही क्या हो गए, इनकरेक्ट। तो डी आंसर जो है, दिस इज द राइट, डी आंसर विल बी द, इसका आंसर क्या आएगा, डी। नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन नंबर। Whenever NaCl is added to water, a depression in freezing point is observed. अब रीजन दिया है, the lowering of vapor pressure of solution causes depression in freezing point. अब जरा देखिए, NaCl को हमने वाटर में डिसोल्व किया, तो NaCl क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब वाटर में डालेंगे तो उस समय में क्या बनेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। और यदि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज होगा, ठीक है, तो उस केस में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, वो भी डिक्रीज होगा। तो यानी कि ये चीज तो सही है, ठीक है, क्लियर। और रीजन दिया है, द लॉइंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कॉजेस द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर क्या है, ये ए। असर्शन रीजन दोनों क्या है, करेक्ट है। तो याद रखिएगा, जब भी किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्यूट में डालते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, डिक्रीज करता है। तो यदि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन डिक्रीज करेगा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कॉजेस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। Whenever a solution is prepared separated from the pure solvent by a semi-permeable membrane,
देन द सोलवेंट मॉलिक्यूल पास थ्रू इट फ्रॉम प्योर सोलवेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड। रीजन दिया है द डिफ्यूजन ऑफ सोलवेंट अकर्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। कि आपको पता है कि भैया एक प्योर सोलवेंट है, दूसरी साइड सॉल्यूशन है, बीच में एसपीएम लगा दिया, तो सोलवेंट मॉलिक्यूल कहां से पास हो रहे हैं? प्योर सोलवेंट साइड से सॉल्यूशन साइड पे जा रहे हैं। रीजन दिया डिफ्यूजन ऑफ सोलवेंट अकर्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन। अब आपको पूछा है कि इसमें क्या होगा, ए बी सी डी ई में से क्या होगा? तो यहां देखिए असर्शन क्या है, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। बट यहां पर इन्होंने लिखा है डिफ्यूजन ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल अकर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। जबकि सोलवेंट कहां से मूव करते हैं? सोलवेंट लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मूव करते हैं, यानी कि जहां सोलवेंट कंसंट्रेशन हाई होती है वहां से, और हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ। जबकि रीजन क्या दिया है? रॉन्ग, यानी कि असर्शन राइट है और रीजन क्या है? रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। इसका आंसर क्या आएगा? सी। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 55, डिफाइन द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विच ऑफ दीज मोड्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड वाई। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया है। पहला दिया है W अपॉन डब्ल्यू मास परसेंटेज। तो क्या होता है परसेंटेज बाय मास? हम जानते हैं मास ऑफ सोल्यूट डिसोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या था? WB अपॉन डब्ल्यू सोल्यूशन इनटू 100। मोल फ्रैक्शन भी पहले आ चुका है, वो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट। मान लो सोल्यूट की निकाले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नेक्स्ट है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिसोल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला क्या है? VB अपॉन बी सोल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला है NB अपॉन बी सोल्यूशन इन लीटर। नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसमें क्या है? मास ऑफ सोल्यूट डिसोल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो WB अपॉन बी सोल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट है मोलैरिटी। मोलैरिटी आप क्या जानते हैं? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसोल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और लास्ट है पीपीएम। पीपीएम क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट डिसोल्व्ड इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपसे पूछा है इनमें से विच ऑफ दीज मोड्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनमें से हमारे पास जहां जहां भी मास है और जहां जहां भी मोलर मास है उन पर टेम्परेचर चेंज का कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। और जहां भी वॉल्यूम है वो कैसे होंगे? दे आर डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। तो फर्स्ट देखेंगे यहां W अपॉन डब्ल्यू के फॉर्मूले में देखिए सिर्फ मास आ रहा है, तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोल फ्रैक्शन वाले भी मास या मोलर मास आएंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। थर्ड जो है वो डिपेंडेंट होगा, क्यों? वॉल्यूम आ रहा है। फोर्थ मोलैरिटी है, वो भी वॉल्यूम आ रहा है, डिपेंडेंट होगा। फिफ्थ W अपन बी, उसमें भी वॉल्यूम आ रहा है, वो भी डिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट सिक्स है मोलैरिटी, इसमें सिर्फ मास या मोलर मास आ रहे हैं, ये क्या है? इंडिपेंडेंट। और पार्ट्स पर मिलियन है, इसमें भी क्या है? मास आ रहा है, तो ये भी क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। बहुत से क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा जाता है विच टर्म इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, विच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, using Raoult's law, explain how the total vapor pressure over the solution is related to the mole fraction of components in the given solutions. So पहला दिया है आपको, दिया CHCl2 एंड CH4Cl2, ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा। क्या है ये? CHCl2 ना होके क्या है? CHCl3 है। एंड अगला जो CH4Cl2 था, ये CH4Cl2 ना होके क्या है? CH2Cl2। So whenever these two components are mixed, तो पहला CHCl3 क्या है? ट्राइक्लोरोमीथेन, दिस इज क्लोरोफॉर्म। दूसरा है CH2Cl2 क्या है? डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, अब जब इन दोनों को मिक्स करेंगे देन दे विल फॉर्म द आइडियल सॉल्यूशन। ये क्या बनाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन। एंड इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों कंपोनेंट जो है आइडियल बना रहे हैं, तो यहां पर P सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा? इट इक्वल टू P0T इंटू HC प्लस P0B इंटू HB। Now second B part, NaCl in water. We know NaCl क्या है? This is the non-volatile solute और water क्या है? Volatile solvent। और आप जानते हैं whenever any non-volatile solute is added into the volatile solvent,
then the vapor pressure solution become less. अब क्यों less होता है? Because non-volatile solute will not convert into vapors, as well as it will reduce the escaping tendency of solid molecule to convert into vapor. खुद वेपर में बदलता रही, साथ साथ क्या है, जो सॉलिड मॉलिक्यूल को वेपर बदलने हैं उसकी टेंडेंसी को भी क्या है, कम कर देगा, जिससे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन क्या है, कम हो जाएगा। अब आता है कितना कम होगा, दैट इज कॉल्ड द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, जिसे हमने किससे डिनोट करा था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सॉल्यूशन। इसे डिनोट करते हैं पी नॉट ए माइनस पी सॉल्यूशन से। और जब इस वैल्यू को पी नॉट ए माइनस पी सॉल्यूशन है, इसे हम फर्दर पी नॉट ए से डिवाइड करते हैं, then this is called the relative lowering in vapor pressure solution, and it will be always be equal to HB। HB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन सॉल्यूशन। तो सेकंड वाले में ये चीज चलेगा और फर्स्ट वाले में हमारे पास पी सॉल्यूशन के लिए ये फार्मूला होगा। क्लियर? सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। Explain the term ideal and non-ideal solution in the light of forces of attraction operating between molecules in the liquid solutions। तो सबसे पहली बात आप पूछा है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल में डिफरेंस भी आपने पढ़ा भी है कि आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है, दो सॉल्यूशंस इन विच ईच कंपोनेंट ओबेज राउट्स लॉ, दैट इज कॉल्ड द आइडियल सॉल्यूशन। और वहां पर आपने पढ़ा है इन दैट केस पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्वेंट पीए किसके इक्विवेलेंट होगा, पी नॉट इंटू एच सी। पीबी किसका होगा, पी नॉट बी इंटू एच बी। और पी सॉल्यूशन क्या होगा, वो पीए प्लस पीबी के इक्वल है, यानी कि पी नॉट ए इंटू एच से प्लस पी नॉट बी इंटू एच बी, इन दोनों के सम के इक्वलेंट होगा। साथ ही साथ अब नॉन आइडियल की बात करो तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, दो सॉल्यूशन इन विच ईच कंपोनेंट डज नॉट ओबे राउट्स लॉ, यानी कि यहां पीए जो है पी नॉट ए इंटू एच से के इक्वल नहीं है, पीबी जो है इट इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एच बी। और सेम वे से पी सॉल्यूशन जो है वो इनके सम के इक्वल नहीं है, पी नॉट ए इंटू एच से प्लस पी नॉट बी इंटू एच बी के इक्वल नहीं है। सेकेंड ही हम जानते हैं इन द केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो, यानी कि वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग क्या होगा, जीरो, यानी कि वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा। यानी 10 ml एक लिक्विड और 10 ml दूसरा लिक्विड दोनों को मिक्स करें तो एग्जैक्टली बनना कितना चाहिए, 20, और इसमें बनेगा भी कितना, 20। जबकि नॉन आइडियल में क्या है, डेल्टा वी मिक्सिंग जो है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि वॉल्यूम चेंज होगा। थर्ड है डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, यानी कि मिक्सिंग करने समय आइडियल सॉल्यूशन की केस में कोई इंथैल्पी चेंज नहीं होगा, यानी कि नहीं एनर्जी अब्सॉर्ब होगी नहीं एनर्जी रिलीज। जबकि यहां क्या है, डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि पॉजिटिव भी आ सकती है नेगेटिव भी, यानी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकती है एंडोथर्मिक भी। नेक्स्ट इसमें आएगा द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी, यानी कि सॉल्वेंट एंड सोल्यूट के बीच में जो फोर्सेज हैं आर ऑफ सिमिलर स्ट्रेंथ एज बिटवीन ए और बी। तो यहां पर ए और बी सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके स्ट्रेंथ जो है लगभग सिमिलर होंगी ए और बी के बराबर, लेकिन यहां पर क्या है, द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी आर ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ देन बिटवीन ए और बी। तो यहां पर सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच की जो फोर्सेस हैं उसका मैग्नीट्यूड और उसकी स्ट्रेंथ सॉल्वेंट और सोल्यूट से डिफरेंट होंगी, यानी कि फोर्सेस वीक या स्ट्रॉन्ग कुछ भी हो सकती है। एक और बात याद रखना, इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन नो एजियोट्रॉप फॉर्मेशन विल टेक प्लेस, कोई एजियोट्रॉप की फॉर्मेशन नहीं होगी, और उधर क्या होगा, एजियोट्रॉप फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। सो ये है हमारे पास द टर्म आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और आप फर्दर भी जानते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन फर्दर टू टाइप के हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन प्योर इथेनॉल बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, व्हिच जनरल नेम is given to the binary mixture which show deviation from the Raoult's law,
and whose component cannot be separated by distillation, fractional distillation. How many type of such mixtures are there? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पूछा है कि भैया प्योर इथेनॉल को हम फ्रैक्चरल डिस्टिलेशन से ऑब्टेन क्यों नहीं कर सकते, ठीक है, और इन बाइनरी पिक्चर का नाम क्या रखते हैं जिनमें राउट्स लॉ के डेविएशन हो, यानी कि राउट्स लॉ को जो फॉलो नहीं करते, इनमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो दो टाइप के हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और आपको पूछा है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ सच मिक्सचर्स आर देयर। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, इनका स्पेशल नेम है, इनको क्या कहते हैं, द सॉल्यूशन और मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन in vapor phase and liquid phase and complete mixture boil at a constant temperature। पूरा मिक्सचर ही एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होता है, इज कॉल्ड, उस मिक्सचर को हम बोलते क्या है, दिस इज कॉल्ड एजियोट्रोपिक मिक्सचर या एजियोट्रोप। और अभी पीछे क्वेश्चन से पढ़ा भी है, द कंपोनेंट्स ऑफ एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर के कंपोनेंट को हम डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। अब आपने पढ़ा भी है कि एजियोट्रोप्स जो है दे आर ऑफ टू टाइप्स, एक है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स और दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। याद रखिएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स कौन बनाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स कौन बनाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशंस। Question 59. When kept in water, reagents swell in size. Name and explain the phenomena involved with the help of diagram. Give 3 application of this phenomena. तो जब भी हमने रेजिन्स को, किशमिश वगैरह को पानी के अंदर रखा तो रेजिन का साइज बड़ा हो जाता है, तो उस केस में होगा क्या, ये रेजिन है, ये वाटर है, तो वाटर में से या ये कहेंगे बाहर जो मीडियम है उसमें वाटर कंसंट्रेशन या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन हाई है, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर से अंदर जाएंगे और उससे क्या होगा, रेजिन साइज में क्या है, बड़ी हो जाएंगी, फूल जाएंगी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होता क्या है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन। और इस केस में जो रेजिन है उनकी जो आउटर स्किन है दैट विल एक्ट एज द सेमीफ्लोएम मेम्ब्रेन, थ्रू द सेमीफ्लोएम मेम्ब्रेन। अब एक ही ऑस्मोसिस के बारे में पूछा है कि ऑस्मोसिस की क्या क्या एप्लीकेशन है। तो आपने लोअर क्लासेस में बायो के चैप्टर्स में पढ़ा भी है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल इनटू प्लांट रूट्स एंड देन टू द अपर पोर्शन। ठीक है, उसके अलावा यदि हम देख के चलें, हमारे पास ऑस्मोसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस आप जानते ही हैं कि हमारे पास क्या है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कहां से, सॉल्यूशन साइड टू द प्योर सॉल्वेंट साइड इफ ए प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड। और इसकी मेन एप्लीकेशन जो चलती है दैट इज द डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर को डीसैलाइन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस बायोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। सो हमारे पास बायोलॉजिकली और इंडस्ट्रीज में इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंस है आप यदि देखिए तो सबसे पहले इन एनिमल्स, सर्कुलेशन ऑफ वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। इन प्लांट्स क्या होगा हमारे पास, मूवमेंट ऑफ वाटर from soil to root and root to the upper portion of the plants, this is also due to osmosis। एनिमल्स में, प्लांट्स में हो क्या।
और भी कहाँ हेल्प कर रहा है, जैसे हमारे पास हमने पढ़ा भी है, एक एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस का केस है। तो जो आरबीसी है, व्हेन दे आर प्लेस्ड इन द वाटर, इट बस्ट हो जाएंगी, इट इज ड्यू टू द एंडोस्मोसिस। ठीक है। प्लांट्स के अंदर कोई बहुत सारे फंक्शंस हैं जो ऑस्मोसिस के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं, जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स। ठीक है। एंड डेड बॉडीज स्वेल अंडर वाटर ड्यू टू द एंडोस्मोसिस, डेड बॉडीज यदि पानी के अंदर पड़ी रहती हैं तो वो भी क्या है, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, यानी कि फूल जाती है पानी के अंदर यदि पड़े रहें। ठीक है। इसके अलावा ड्राइड फ्रूट्स वगैरह हैं, वेजिटेबल्स वगैरह, जब उन्हें पानी में रखते हैं तो उस केस में वो भी क्या है, स्वेलअप हो जाती हैं, साइज में बढ़ जाती हैं। ठीक है। तो ये सभी क्या है, दीज आर द बायोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। स्वेलिंग ऑफ फ्रूट्स हो गया, स्वेलिंग ऑफ वेजिटेबल्स हो गया। ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया है हमारे पास एंडोस्मोसिस के बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने बताया डेड बॉडी स्वेलअप हो जाती हैं ड्यू टू द इनटेक ऑफ द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू रिमूव द हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट लेयर ऑफ द एग विदाउट डैमेजिंग इट्स मेम्ब्रेन। फिर आपको पूछा, कैन दिस एग बी इंसर्टेड इनटू ए बॉटल विद ए नैरो नेक विदाउट डिस्टॉर्टिंग इट्स शेप, एक्सप्लेन द प्रोसेस इट वॉट। कि हमारे पास एक एग है, हम जानते हैं उसकी बाहर की लेयर किससे बनी है, हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3 से बनी है। अब हमने उस एग को सेमी मेम्ब्रेन डैमेज किए बिना क्या हम उसकी हार्ड लेयर को हटा सकते, नहीं हटा सकते, पहला क्वेश्चन तो ये है। फिर उस एग को किसी ऐसी बोतल के अंदर डाल सकते हैं जिसकी नेक कैसी है, नैरो है। नेक यानी कि उसका मुंह बहुत ही बंद टाइप का है, या कहेंगे बहुत ही टाइट है। ठीक है। और विदाउट डिस्टोर्टिंग शेप, उसकी शेप भी चेंज नहीं होनी चाहिए एग की। अगर आपको पूछे इसके प्रोसेस क्या क्या यूज करेंगे, तो देखिए एक सारा काम किया जा सकता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस एग को, प्लेस द एग इन मिनरल एसिड्स, किसी मिनरल एसिड जस्ट लाइक HCl वगैरह के अंदर रख देंगे। ठीक है। फॉर अबाउट 2 to 3 आवर्स के लिए उसे रखेंगे। तो हम जानते हैं इसकी आउटर लेयर किसकी बनी है, कैल्शियम कार्बोनेट की। वो HCl से बनेगा, मिलके क्या बनाएगा, CaCl2, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इट मींस आउटर लेयर जो है दैट विल रिमूव। ठीक है। और यदि हमारे पास क्या होगा, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एग विल डिजोल्व हो जाएगी। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, आउटर मोस्ट लेयर रिमूव होगी लेकिन सेमी मेम्ब्रेन एज इट इज रहेगी। देन प्लेस द एग इन एनी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब उस एग को हम किस में डालेंगे, किसी भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मीन जस्ट लाइक ए साल्ट सॉल्यूशन, उसमें डाल दिया। तो अब उस केस में क्या देखेंगे, सोलवेंट कंसंट्रेशन हाई कहां पर है, एग के अंदर हाई होगी, और बाहर क्या होगी, सोलवेंट कंसंट्रेशन कम होगी। तो सोलवेंट मॉलिक्यूल क्या होंगे, दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड, बाहर आएंगे। बाहर आएंगे तो क्या होगा, एग का साइज क्या होगा, द एग विल श्रिंक हो जाएगा। ठीक है। एग श्रिंक हो जाएगा यानी कि साइज छोटा हो जाएगा। उसके बाद आफ्टर दैट इंसर्ट द श्रिंक्ड एग इनटू द बॉटल, उस बॉटल के अंदर डाल देंगे उस श्रिंक एंड को। क्यों, क्योंकि उसका साइज छोटा हो चुका है, यानी कि उस नैरो नेक में से अंदर पास हो जाएगा। उसके बाद क्या है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एड वाटर टू दैट बॉटल। अब उस बॉटल में क्या डाल देंगे, पानी। तो पानी डालेंगे, अब वो सॉल्यूशन कौन सा है, हाइपोटोनिक। ठीक है। हाइपोटोनिक है यानी कि बाहर सोलवेंट कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। तो उस केस में क्या होगा, सोलवेंट मॉलिक्यूल जो है दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ एग, और एग क्या है, एग विल रीगेन इट शेप, एग अपनी शेप को दोबारा रीगेन कर लेगा। तो इस तरह से किसी भी एग की आउटर लेयर सेमी मेम्ब्रेन वाली लेयर को हटाए बिना हम उसको किसी एक बॉटल में डाल देंगे जिसकी नेक कैसी है, नैरो है, और उसी शेप में भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 62, व्हाई इज द मोलर मास डिटरमाइंड बाय मेजरिंग ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ सम सॉल्यूट्स अबनॉर्मल, डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड ऑफ एग। तो अब ये देखिएगा, हमारे पास हमने पढ़ा है कि जब भी एक सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो देखना है कि सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है या इलेक्ट्रोलाइट है। अब मान लो पहला केस देता हूं, इफ सोल्यूट इज एन इलेक्ट्रोलाइट,
यदि सोल्यूट एक इलेक्ट्रोलाइट है तो उस केस में क्या है, देयर आर टू पॉसिबिलिटी, आइदर द सोल्यूट कैन अंडरगो डिसोसिएशन और द सोल्यूट कैन अंडरगो एसोसिएशन। अब बात आती है इफ द सोल्यूट कैन अंडरगो डिसोसिएशन, मान लो सोल्यूट में क्या होती है, डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन होगी तो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल इंक्रीज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, वी नो एवरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, इट मींस इन दिस केस observed value of any colligative property will become more than the expected value of colligative property। तो इस केस में colligative property की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक है। और मोलर मास क्या है, द मोलर मास ऑफ एनी सोल्यूट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू colligative property, किसी मर्जी फार्मूला में दे सकते हो। तो यानी कि मोलर मास colligative property का उल्टा चलता है, तो यानी कि ऑब्जर्व colligative property यदि हाई हुई है तो ऑब्जर्व मोलर मास क्या है, दैट विल बिकम लेस देन द एक्सपेक्टेड मोलर मास। इसका मतलब मोलर मास जो हम निकालेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, वो एक्सपेक्टेड जितना आंसर आना चाहिए उससे क्या है, कम आएगा। अब लेता हूं इन केस ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल डिक्रीज, तो यहां कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, और ऑब्जर्व मोलर मास एक्सपेक्टेड से क्या होगा, ज्यादा। तो आपने क्या देखा, यदि डिसोसिएशन है तो ऑब्जर्व मोलर मास एक्सपेक्टेड से कम आ रहा है, एसोसिएशन में ज्यादा आ रहा है लेकिन बराबर नहीं आ रहा, then we say that the solute will show abnormal molecular mass। तो solute कैसा शो करेगा, abnormal molecular mass, ठीक है। then we will say नॉर्मल नहीं आ रहा है, यानी कि एक्सपेक्टेड जितना आना चाहिए उसके बराबर नहीं आ रहा, उससे कभी कम आ रहा है कभी ज्यादा आ रहा है, then we will say that the solute will show abnormal molecular mass। तो इस चीज में कितनी डेविएशन आएगी, कितनी वेरिएशन आएगी मोलर मास में, या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कितनी वेरिएशन आएगी, इसके लिए टर्म बनाई गई, दैट इज द वॉन टॉप फैक्टर, जिसे आई से डिनोट करते हैं। तो आई क्या है, इसको निकालने के दो फॉर्मूले हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यदि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो उसमें ऑब्जर्व्ड वैल्यू को एक्सपेक्टेड से डिवाइड, और मोलर मास में इसका उल्टा चलेगा, एक्सपेक्टेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि हमारे पास यदि हम इस फार्मूले को देते हैं या इसको देते हैं तो दोनों ही केस को यदि हम अप्लाई करके देखें तो इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, ग्रेटर देन 1, एंड इन केस ऑफ एसोसिएशन आई वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1। और यदि सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो याद रखिएगा उसमें आई क्या होगा, 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि वहां पर अब नॉर्मलिटी नहीं है, वहां पर एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व मोलर मास और इसी तरह से एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो दोनों क्या होंगी, सेम होंगे। इसका मतलब सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई क्या होगा, 1, इलेक्ट्रोलाइट है तो आई वैल्यू लेस देन और ग्रेटर देन 1, कुछ भी हो सकता है। सो ये याद रखना है। तो उस केस में ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेड के बराबर है, ऑब्जर्व मोलिकुलर मास एक्सपेक्टेड के बराबर है, और आई क्या होगा, 1 होगा। दिस इज एंड दिस इज ऑल अबाउट abnormal molecular mass topic, and this is all about NCERT example problems. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra.